तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एएमयू क्या होता है ये देखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो हुआ है कि एक साइंटिस्ट ने अपने बंदे को भेजा कि जाकर चलो पहले कार्बन लेते हैं, जाकर कार्बन पकड़ कर ले आओ। तो बहुत सारे कार्बन एटम्स ले आया, ऑब्वियसली किसी कंपाउंड से ही एक्सट्रैक्ट किए होंगे। उन बहुत सारे कार्बन एटम्स में कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि सबका मास अलग अलग होगा। अब देखो, मान लो एक आइसोटोप है Ca, एक Cb और एक Cc। तो जब इन्हें किसी मेथड से अलग किया गया लैब में, और तो अलग हम करते गए, एक बार 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ Ca एटम्स हमारे पास आए, और हम वेइंग स्केल पर हैं ही, तो इसका मास लगभग 12 ग्राम आ रहा था। 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ Ca एटम्स का मास 12 ग्राम आ रहा था। ठीक है, अब ये तो ठीक है, ये लगभग एक होल नंबर के पास आ रहा था, बहुत क्लोज आ रहा था, इसलिए इक्वल टू 12 कर दिया है। अब अगर मैं रैंडमली 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स लूँ, तो इसमें तो Ca भी प्रेजेंट है, Cb भी प्रेजेंट है और Cc भी प्रेजेंट है। इसका भी मास लगभग 12 ग्राम आ रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा 12 ग्राम से, पर वो नेग्लिजिबल फ़र्क था। ठीक है, तो इसलिए कार्बन को स्टैंडर्ड चुना गया, क्योंकि तुम कार्बन के Ca आइसोटोप को अलग करो, इतने नंबर ऑफ Ca आइसोटोप का मास 12 ग्राम आ रहा है। तुम जनरल कार्बन को, जिसमें तीनों मिक्स्ड हैं, उसके सेम नंबर ऑफ एटम्स को अगर लो तो भी लगभग 12 ग्राम आ रहा है, 12 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, पर वो नेग्लिजिबल फ़र्क है। बाकी एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स होंगे OA, OB, OC ऐसा करके, तो जब तुम रैंडमली 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के A एटम्स को लोगे तो उसका मास मान लो 16 ग्राम्स आ रहा है। लेकिन तुम अगर रैंडमली ऑक्सीजन एटम्स लोगे तो इसमें तो तीनों प्रेजेंट है, OA, OB और OC। इसका मास 16 से ज़्यादा आ रहा था, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा, 16.3 आ गया। तो ये तो 16 के करीब नहीं है। तो इसलिए हम कारण लेते कि भाई तुम आइसोटोप को अगर अलग करके मास मेज़र करो, या फिर जनरल कार्बन को लेकर भी मेज़र करो जिसमें तीनों मिक्स्ड हैं, तीनों का मिक्सचर है, तो भी लगभग सेम नंबर ऑफ एटम्स में लगभग सेम मास आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, इस नंबर को मैं Na बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं 6.022 इंटू 10⁻23 नहीं लिखूँगा। Na नंबर ऑफ Ca। अच्छा देखो, Ca एटम्स के इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास 12 ग्राम आ गया, इसलिए हम इसे C12 आइसोटोप बोल देंगे। तो नंबर ऑफ C12 एटम्स या आइसोटोप्स है ना, का मास जो है वो है 12 ग्राम। तो अगर हमें एक C12 आइसोटोप का मास चाहिए तो वो हो जाएगा 12/Na ग्राम्स, राइट। इसको हमने कह दिया 12 AMU। तो यहाँ से क्या पता चला, 1 AMU बराबर 1/Na। ठीक है, कुछ नहीं है कि नंबर है 1/6.022 इंटू 10⁻23। AMU को डिफाइन करने का एक और तरीका देखो, एक कार्बन 12 आइसोटोप का
मास अगर 1 AMU है, सॉरी 12 AMU है, तो 1/12 कार्बन 12 के आइसोटोप का मास, मतलब कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है यानी कि एटम है, उसका 1/12 अगर पार्ट ले लें तो 1 AMU आना चाहिए। तो ये हो गई 1 AMU की डेफिनेशन। इट इज़ द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है। और अच्छा, ये इसलिए भी हो रहा है, अब यहाँ पे ऐसी बात है ना कि तुम कार्बन 12 का आइसोटोप लो, या फिर जनरली जैसे हमने कहा था ना Na नंबर ऑफ C12 आइसोटोप लो, या फिर Na नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लो जिसमें तीनों मिक्स हैं। इसका मास 12 ग्राम आएगा, इसका भी मास 12 ग्राम आएगा, लगभग 12 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी एलिमेंट्स में ऐसा है नहीं, बाकी में अगर जनरल लोगे तो मास में एरर्स बहुत आएगा, इसलिए। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा इससे कि बाकी एलिमेंट्स को हम इसके हिसाब से मास नंबर दे पाएंगे। जैसे कि कार्बन क्या है, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 1। यानी कि हाइड्रोजन में कार्बन से 1/6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। कार्बन का हमने क्या, एक कार्बन एटम का मास कितना निकाला था? 12 AMU, राइट। तो उस हिसाब से एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? एक सेकेंड। तो कार्बन एटम में कितने अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। मास ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? भाई एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन से, यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स का मास ना लगभग 0 होता है, इतना छोटा होता है कि तुम इसे कंसिडर करो ना करो, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम एटम के मास की जगह न्यूक्लियस का मास ले लेते हैं। ठीक है। अब देख लो, कार्बन 12 का जो आइसोटोप था, इसका मतलब कार्बन में तो 6 प्रोटॉन्स होते ही हैं और 6 न्यूट्रॉन्स भी होने चाहिए, क्योंकि मास नंबर है 12। 6 प्रोटॉन है तो बचे 6 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू 1 AMU। ये क्या 1/12 था ना भाई? तो एक बात बताओ, 12 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, छः प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स। हमने कहा था 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप इज़ 1 AMU, यानी कि आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम मानते हैं, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास क्या हो गया? 1 AMU। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। देखो, सॉरी, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। एक बात बताओ, कार्बन 12 का मास नंबर 12 क्यों है? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम मानते हैं तो इसको 12 प्रोटॉन लिख सकते हो ना मास के हिसाब से। देखो, C12 में हमारे सिर्फ 12 प्रोटॉन और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो
अगर मैं डिवाइड करूँ, अगर मैं देखूँ इसका मास नंबर 12 है तो इसके हिसाब से इसका मास नंबर कितना होना चाहिए? इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? 1/12 ऑफ C12। तो इसका जो मास होना चाहिए वो भी 1/12 ऑफ C12 होना चाहिए, दैट इज़ 1/12 ऑफ 12 AMU, दैट इज़ 1 AMU। ऐसा होता नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी रहता है, उसका मास थोड़ा सा तो ऐड होगा ही, और ऊपर से 12 AMU एग्जैक्टली होता नहीं। हम यहाँ पे एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे, अप्रॉक्सीमेटली बात करिए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसलिए हाइड्रोजन का मास 1 AMU मानते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन 16 आइसोटोप। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन 16 का जो आइसोटोप है वो क्या होता है कि इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर मास के हिसाब से देखें तो 16 प्रोटॉन्स मान सकते हैं, जबकि कार्बन में तो 12 प्रोटॉन्स ही थे। ठीक है। अच्छा, एक प्रोटॉन का मास भी हमने कह दिया था 1 AMU मान लो, तो 16 प्रोटॉन है तो 16 AMU ऑक्सीजन का मास हो गया। अब हम ऑक्सीजन का मास क्यों बोल रहे हैं, ऑक्सीजन 16 का क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जब तुम ऑक्सीजन 16 लोगे और बाकी 2 आइसोटोप्स लोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा एबंडेंट लाइक 96%, 97% ऑक्सीजन 16 है। तो ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मान सकते हैं, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली तो ऑक्सीजन का मास ज़्यादा आएगा क्योंकि इसका मास और इसका मास इससे ज़्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए कह सकते हो। तो हमेशा मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप का जो मास होता है ना, वही हम एटम का मास कह देते ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये था AMU क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ, कहाँ से आया ये सब। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में जाएंगे, क्या मोल क्या होता है, ये सब क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ भी बता ही देता हूँ यहाँ पे, एक मोल क्या होता है ये भी जान लो। हमने कहा था ना कि Na एटम्स ऑफ C12 लिया तो उसका मास 12 ग्राम आया। किसी भी चीज़ का Na नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमने 1 डज़न बनाना लिया, कितने हुए? 12 बनानास। अगर हमने 1 डज़न कार्स खरीदी तो कितनी हुई? 12 कार्स। उसी तरह अगर तुम 1 मोल बनाना बोलते हो, मतलब Na नंबर ऑफ बनाना, यानी कि 6.022 × 10⁻23 बनाना। अगर तुम 1 मोल कार्स बोलते हो तो 6.02 × 10⁻23 कार्स, सेम नंबर ऑफ कार्स। तो जैसे डज़न है वैसे ही मोल है, और 1 मोल को 6.022 × 10⁻23 ही क्यों लिया गया? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस है ना, ये एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं इसे। इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि इतने C12 एटम्स लेते थे तो होल नंबर में मास आ जाता था कितना? 12 ग्राम, लगभग 12 ग्राम। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है इतना।